हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। और जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहती गंगा में इससे ज़्यादा न करिए, वरना भीड़ भाड़ में आपका कुछ हो सकता है। साइड में खाने का संबंध सिर्फ जीते रहने से नहीं है, कुछ रूहानियत भी उसमें है। बिल्कुल सही कहा। तो शहजादा सलीम अनारकली के चक्कर में तब तक नहीं पड़े थे और गुजरात को जीत के आ रहे थे, तो गुजरात का उपराष्ट्रीय भोजन बाजरे की खिचड़ी था। मैंने पहली बार एक खीर खाई अपने एक मित्र के घर में, मुझे बड़ी अच्छी लगी, महिला मित्र थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा बताओ किस चीज़ की खीर है। मैंने थोड़ी देर तक कोशिश की, मैं पकड़ नहीं पाया, यानी कि बड़े 30 मार्क बनते थे, फूड क्रिटिक थे, ये थे वो थे। जब आप दोनों किताबों का जिक्र करते हैं तो खाना भी बदलता है और सबसे बड़ी बात है कि हम भी बदलते हैं। आज से 150 साल पहले 36 पुलाव में एक पुलाव बिरयानी था जिसका नाम था बिरिंज बिरिया पुलाव। जैसे लड़की को घर से रुखसत करते वक्त गहने पहनाते हैं, आपने चावल को भी गहने पहना दिए। आपने बासमती से बिरयानी बनाई, उसमें केसर डाला, इलायची डाली, नाग केसर डाला, केसर डाला, मलाइयत डाली, कुछ इतर डाला, कुछ रंगीन चावल किए। दाल मखनी जो है उसमें ऊपर से मक्खन डाला जाता है। अरे साहब, हिमाकत की हद है। उसका मतलब है कि दाल की जो मलाइयत है वो मक्खन जैसी है। कि मुग़ल खाना जो है वो बड़ा मज़े का शाही खाना था, ऐसा था वैसा था। उन ससुरों के नसीब में अच्छा खाना दिखाई नहीं था। बहादुर शाह जफ़र के 3000 नाजायज़ औलादें उनके पुरखों की लाल किले में थी और उनको अंग्रेज़ों की पेंशन पा रहे थे। अरे मेरे यार, ये तो बता दें कि हरी चटनी कौन सी वाली हरी चटनी, धनिया पुदीना हरी मिर्च वाली या अमिया वाली, कच्ची अमिया वाली। माँ के लिए सब बच्चे समान हैं मगर माँ के लिए सब बच्चे समान नहीं होते। खाली पुलाव पकाते हैं, खीर टेढ़ी होती है, दाल में काला होता है, कबाब में हड्डी निकलती है, सीने पे मूंग दली जाती है, पापड़ बेले जाते हैं लाखों, लोहे के चने चबाए जाते हैं। पंत साहब हैं और उनके साथ खाने का जिक्र नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी है कि हम खाने की बात करने वाले हैं क्योंकि हम उसी लिए आए हैं यहाँ पर। पंत साहब के सामने पड़ी है लज़्ज़तनामा और हम बात करने वाले हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं। उनकी किताब इंडिया के बारे में बात हुई, विच बिकेम द बेस्ट सेलर। इट्स अ ब्यूटीफुल कलेक्टेबल बुक। इफ़ यू लव फूड, go ahead and pick up that book. But where I am interested in पंसाब is कि जब आप फूड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, हम दिल्ली पे आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन तो एक हर एक खाने का एक एवोल्यूशन भी होता है। जैसे आपने अभी आप वीडियो पे बोला, जैसे बोला कि आपके कि खाने को सिर्फ खाने के तरीके से ना देखें, एक कुछ रूहानियत भी उसमें होती है, कुछ स्पिरिचुअलिटी भी होती है। और क्योंकि हमारे सामने गौतम बुद्ध भी हैं तो एक स्पिरिचुअलिटी एंगल वहाँ पर भी है। तो किस तरीके से खाने को आप देखते हैं और वो जिस तरीके से आप देखते हैं, इन्विजन करते हैं, क्या आपका वो इन्विजन भी आपके किताबों पे लाइक लज़्ज़तनामा या इंडिया पे आता है? देखिए सदर भाई, आपने जिक्र किया बुद्ध का, तो मेरा ध्यान भी वहीं जा रहा है कि भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आपका जीवन एक वीणा के समान है, अगर खूंटी से तार को ज़्यादा कस दोगे तो तार टूट जाएगा और ढीला छोड़ दोगे तो संगीत पैदा नहीं होगा। यही बात खाने के साथ है। हम सोचते हैं कि भगवान बुद्ध शुद्ध शाकाहारी थे, अहिंसक थे, उनका तामसिक खाने से कोई लेना देना नहीं था। उनके जीवन के दो प्रसंग हैं। जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध कहलाने लगे सिद्धार्थ से, तो सुनंदा नाम की एक वनवासिनी लड़की उनके पास एक खीर का कटोरा लेके आई और उस खीर के कटोरे से उन्होंने अपना उपवास लंबा तोड़ा। और जब उनका देहांत हुआ, परिनिर्वाण हुआ, तो उनके कमंडल में किसी ने सुअर का गोश्त डाला था और वो सड़ा गोश्त था। मगर चूंकि वो सन्यासी थे और उनका एक कहना था कि जो कुछ पड़ गया भिक्षा के दान में वो ग्रहण ही करना होगा। ये कहानी कितनी सच है कितनी गलत है इसकी परीक्षा हम नहीं करेंगे, मगर जो उसमें बात है कि संतुलन जीवन में महत्वपूर्ण है, मध्य मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। सदर भाई ने कहा कि खाने का संबंध सिर्फ जीते रहने से नहीं है, कुछ रूहानियत भी उसमें है। बिल्कुल सही कहा। उसमें कुछ रोमांस भी है, कुछ छेड़ भी है। जिस दिन आपका मन, अब क्या कहे, भ्रष्ट भाषा है, कुछ स्कैंडलस अफेयर्स का, छेड़छाड़ का हो, तो आप चाट खाते हैं। अगर आप संगीत सुनना चाहते हैं तो उस दिन शास्त्रीय संगीत या भजन नहीं सुनते, उस दिन आप टप्पा, ठुमरी, दादरा, गज़ल, फिल्मी संगीत सुनते हैं। यही चीज़ खाने के समय होती है कि जो आप रोज़ खाते हैं वो घर का खाना है। मगर क्या ये सच है वो घर का खाना है? हम में से कितने लोग घर में खाना 12-14 वर्ष की उम्र के बाद खाते हैं? सब लोग कहते हैं हमारी माँ के हाथ का खाना, आहा, उसकी तुलना तो हो नहीं सकती। मगर बेचारी माँ इस तारीफ के कारण पिसती रहती है रसोई में, बेगार के धंधे में रोज़, कि माँ का जैसा खाना कोई नहीं बनाता। वो फुल के बना के पहले बेटी को खिलाए, फिर पिता को खिलाए, फिर
बेटे के पिता को, मतलब अपने पिता को तो खिलाने के दिन नहीं बचे उसके। और उसके बाद बच्चा चला गया स्कूल, उसने कैंटीन में कुछ खाया, बच्ची ने कैंटीन में कुछ खाया, शाम को आप आए, माँ ने बड़े शौक से कुछ चवेना बनाया था, आपको खाने की फुर्सत नहीं थी। कुछ वर्ष बाद आप हॉस्टल में चले गए, आपने पढ़ाई लिखाई वहाँ की, फिर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, आर्मी में नौकरी की, कुछ भी किया, कोटा फैक्ट्री में आपने अब जीवन के दिन बिताए, तो वो खाना आपने घर से बाहर खाया। जब छुट्टियों में आप घर आए तो आपको घर के खाने की फुर्सत तब भी नहीं थी। पड़ोस की लड़की से मिलना था, या लड़की को पड़ोस के लड़के से मिलना था, या कुछ साथियों से मिलना था, उनको बंगलोर की बातें बतानी थी, बेंगलोर में क्या खाया क्या नहीं खाया वो सब साझा करना था, कुछ पिज्ज़ा खाया, कुछ मोमोज चबाया, घर का खाना फिर रह गया। तो इस बारे में मुझे जो घर के खाने की बात है वो थोड़ी अटपटी लगती है। हम सब दुनिया भर की गलाजत का खाना खाते हैं और हमारा स्वाद उसके अनुसार घटित होता है। पहले ये था कि आपके घर में घर के खाने का स्वाद था और माँ अच्छा खाना पकाती थी, मगर एक दर्दनाक सच ये है कि सारी माएँ अच्छी कुक नहीं होती थी। कुछ माएँ बहुत बुरा खाना भी बनाती थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि खाना कितना बुरा है। एक छोटा चुटकुला है, मैं फिर आपको माइक सौंपता हूँ। एक साहब का रोज़ अपनी बीवी से झगड़ा होता था कि तेरे हाथ में मेरी माँ के हाथ का जैसा खाने का रस नहीं है। बेचारी सुनती रही 8-10 वर्ष बाद उखड़ गई। एक दिन लड़का भी पढ़ने कहीं चला गया था, लड़की की शादी हो गई थी, तो उसने अगर इतना ही शौक माँ के हाथ का खाना खाने का तो शादी मुझसे क्योंकि उनसे कर ली। तो ये स्थिति होती है जो हम खाने के बारे में बहुत सारे भ्रम पालते हैं, घर के खाने की बात करते हैं, मगर घर की मुर्गी दाल बराबर होती है और दाल बुखारा किसी भी घर की मुर्गी को मात कर देती है। तो सदर भाई नो, तो जैसे क्योंकि आपने जो बोला कि माँ के हाथ का खाना एक, और मैं इसमें हमेशा आपकी राय भी जानना चाहूँगा, स्पेशली बिकॉज आपकी जो दूसरी किताब है फ्रॉम किंग्स टेबल टू स्ट्रीट्स, हम एक जेंडर जब एक्सप्लोर करते हैं कि और आई ऑलवेज फील कि जब हम पूछते हैं किसी सिलबट्टे का पिसा हुआ चटनी या सिलबट्टे पिसी हुई कुछ भी चीज़ें कि वो मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती थी, और बट कॉन्ट्रास्ट अगर देखा जाए अक्सर किसी या तो अम्मा से पूछा जाए या फिर किसी भी वुमेन से पूछा जाए तो वो सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर आई फील है कि हम एज अ मैन हम उसको रोमांटिसाइज करते हैं, बट वुमेन देखा जाए तो वो बोलती है भाई हाथ जलते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या इन द मॉडर्न टाइम्स आपका रुझान सिलबट्टे पे है कि नहीं वही फ्लेवर है, या फिर मिक्सर ग्राइंडर है कि उसको उसी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीसा जा सकता है? नहीं, आपने बहुत बेहतर सवाल पूछा है सदर भाई। मेरा रुझान तो आज भी सिलबट्टे और इमाम दस्ते की तरफ है, मगर ईमानदारी का तकाजा ये भी कि मैं अपनी माँ, पत्नी तो खैर रही नहीं, माँ का देहांत हो गया, लड़के की पत्नी भी नहीं बची है और घर में बिटिया अभी कोई है नहीं, मगर मैं खुद करना पसंद करता हूँ कि अगर मैंने पीसना है तो कोई और वो कष्ट क्यों भुगते। जब पहले दिन हमारे यहाँ जो खाना पकाती हैं वो महिला आई तो हमने उनसे पूछा भाई जी से, तो उन्होंने कहा क्या आपके घर में मिक्सी नहीं है? तो मैंने कहा जी वो तो है, मगर हम लोग हाथ का पिसा खाना पसंद करते हैं। तो उनका वो मुझे बहुत समय लगेगा, अगर आप पीस दें तो मैं पका लूँगी। तो मैंने कहा बहन जी अगर हम पीस ही लेंगे तो पका भी हम खुद लेंगे, इसमें कष्ट नहीं है। मगर दो बातें हैं जो आपने कहा, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ हूँ। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और मेरे हाथ में ये माइक्रोफोन है, आवाज़ फैल रही, तो अगर मुझे बोलते वक्त सभा में माइक्रोफोन से इतराज़ नहीं है तो रसोई में रोज़मर्रा का खाना बनाने के लिए मुझे मिक्सी या प्रेशर कुकर से भी इतराज़ नहीं है। मगर जब मैं कोई ख़ास चीज़ बनाना चाहता हूँ जिसमें मसाले की महक बाकी रहे, तो देखिए उसका एक वैज्ञानिक कारण है, ऐसा क्यों होता था। जब आप किसी मसाले को पीसते हैं तो उसमें जो वोलेटाइल वाष्पशील तेल होते हैं वो उड़ने लगते हैं, बहुत देर तक उसके बाद वो शेष नहीं रहते। दूसरा, आप तड़का बघार जब करते हैं तो क्या कहते हैं, जब जीरा तड़कने लगे, जब रंग मिर्च बदलने लगे, तब आप तड़का या बघार डालिए। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट था उन दिनों का जब स्टॉप वॉच नहीं थी कि हो सकता है ज़ीरे में नमी आई हो, ज़ीरे को तड़कने में 1 मिनट देर लगती हो, तेल अच्छी तरह जब तक जला नहीं तब तक उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। वो सारी चीज़ें एक तरह का हिंट थी कि अब ये खाना खाने लायक तैयार हो गया है। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों से मुझे परहेज़ नहीं है, मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि घर की महिलाएं वो काम करें। देखिए पहले क्या होता था, हमारा जीवन बहुत बदल गया है। पहले हमारे घरों में संयुक्त परिवार थे, कोई न कोई घर में रिश्तेदार ऐसा बेचारा रहता था जो पुरुष पात्र ये काम करता था। नौकर होना ज़रूरी नहीं था, वो कोई बेचारा रडुआ चचा ताऊ हो सकता था, कोई देवर साला हो सकता, नन हो सकता था, उससे ये काम करवाया जा सकता। अरे कहाँ जा रहे हो लला, तो
सिलबट्टे पे धक्के लगा के जाओ, आटा गूंथ जाओ ना, फिर तो उसके बाद तुम तभी आओगे जब रात को पान सुपारी सिगरेट खा के लौट रहे होगे, तो आटा गुथवा लो। तो मुझे लगता है कि अब संयुक्त परिवारों के विघटन के साथ ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं, तो शायद हमें झक मार के मिक्सी, ब्लेंडर और सिलबट्टे का त्याग करना पड़ेगा। तो वही कि तो वहाँ से आइडिया है कि खाने को अगर देखते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से लोग बनाते हैं। लज्जतनामा में स्पेसिफिकली भी है, कई सारी रेसिपीज़ हैं। कोई एक डिश आपके हिसाब से, फिर हम स्ट्रीट फूड पे भी आएंगे, बट कोई ऐसी डिश जिसका तरीक़ा और सलीक़ा अलग अलग है लेकिन वो रूह जो है खाने की, जैसे एक अगर स्ट्यू की बात करें तो एक स्ट्यू मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी काल से लेके साउथ से लेके नॉर्थ हर जगह कनेक्ट करता है। तो ऐसा कोई एक खाना जो अमूमन देखिए तरीका करते हैं। बड़ा विचित्र है, अगर मुझसे एक खाना आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा खिचड़ी, और लोग कहेंगे ये तो प्रधानमंत्री की चमचागिरी करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि भारत का कोई राष्ट्रीय व्यंजन है तो वो खिचड़ी है, वो बाजरे की खिचड़ी उनका प्रिय भोजन है, वो डोनाल्ड ट्रंप को भी खिलवा देंगे, वो राजकुमार को भी खिला देंगे जापान के। मगर मुझे लगता है खिचड़ी इस देश का एक ऐसा भोजन है जिसके इतने स्वरूप हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपसे किसने कहा है कि पतली बीमारों वाली मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए? क्यों नहीं आप माश की खिचड़ी खा रहे हैं? क्यों नहीं आप अरहर की तहरी नुमा खिचड़ी खा रहे हैं? क्यों नहीं आप खड़ी खिचड़ी खा रहे हैं 2 दालें मिलाकर? क्यों नहीं आप साग मिलाकर सगपैता वाली खिचड़ी खा रहे हैं? अब जैसे बीरबल की खिचड़ी है जिसकी कहानी बड़ी मशहूर है, घंटों लगे थे। तो क्या बीरबल आलसी आदमी थे या कामचोर आदमी थे, उन्हें खिचड़ी पकाने में घंटों लग गए? नहीं, हकीकत बड़ी फ़र्क है। जब शहजादा सलीम अनारकली के चक्कर में तब तक नहीं पड़े थे और गुजरात को जीत के आ रहे थे, तो गुजरात का उपराष्ट्रीय भोजन बाजरे की खिचड़ी था। अकबर गुजरात के सुल्तान को हराने में नाकाम रहे थे, उनके साहबजादे ने कब्जा कर लिया था, तो वो एक तरह से गुजरात को खा पचा के आए थे। तो उनके स्वागत में फतेहपुर सीकरी में खास खिचड़ी पकवाई गई। उस खिचड़ी का जिक्र सलमा हुसैन ने अपनी पुस्तक में किया है, उसका नाम था लजीजा। उस खिचड़ी में गोश्त भी पड़ता था, मेवे भी पड़ते थे, और जाहिर है कि उस ज़माने में प्रेशर कुकर नहीं था, तो घंटों गोश्त को गलाने में, मेवों को मिलाने में लगते थे। वो खिचड़ी लजीजा थी जो किसी भी बिरयानी को मात करती थी। 1000 साल पहले अल-बरूनी ने इस मुल्क की यात्रा की और अपने सफ़रनामे में लिखा कि औसत हिंदुस्तानी का 2 जून का खाना एक दलिया नुमा खिचड़ी है। तो खिचड़ी तब भी है। आप वैदिक काल में जाएं तो आपको हिचका नाम की खिचड़ी का भी जिक्र मिलता है। अब मैं आपसे कहूँ, आपने क्या कभी मीठी खिचड़ी खाई है? तो आप सोचेंगे 2 पल के लिए। मगर अगर आप दक्षिण भारतीय हैं तो आपको याद है कि शक्कर पोंगल और क्या है? मूंग की दाल है, चावल है, ज़ीरा है, इलायची है, खिचड़ी है, गुड़ है, वो खिचड़ी है। तो मुझे लगता है कि खिचड़ी के फिर 4 यार हैं। वो क्या मौका नाजुक था, विस्की ने किया बेड़ा पार वाला हाल है कि खिचड़ी आप खा रहे हैं, मगर उसके 4 यार घी, पापड़, अचार, दही है, और उसमें षड्रस भोजन खिचड़ी का बन जा रहा है। तो मुझे लगता है कि खिचड़ी के अनेक रूप, अनेक अवतार हैं। हम दुर्भाग्य से खिचड़ी को बीमारों का, बच्चों का, बूढ़ों का खाना समझते हैं। मगर एक खाने का अगर आप जिक्र करें तो खिचड़ी मुझे सबसे अच्छी लगती है। बंगाली भुनी खिचड़ी है, उसके साथ बेगुन भाजा मिल जाए, थोड़ा अचार टमाटर का टुक मिल जाए, तो कहने क्या है। खिचड़ी की ब्रांडिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। नहीं, देखिए खिचड़ी की ब्रांडिंग तो असली बुरी खिचड़ी की तो ब्रांडिंग करेंगे तो आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। कि अगर आप पुष्टि मार्गी मंदिर में जाएं तो वहाँ एक खिचड़ी मिलती है जिसको चीची की खिचड़ी कहते हैं। कि जब बाल गोपाल हैं तो उन्होंने एक दिन बहुत खा लिया, उनका पेट खराब हो गया। तो पेट खराब होने पर वही था जिस रूप में बच्चे का निकलता है मल पदार्थ, वो चीची की खिचड़ी होती है। भक्त लोग उसे बड़े आनंद से खाते हैं। तो इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भगवानों को जो अवतार भारतवर्ष में हुए हैं वो मानवीय रूप में हुए हैं। कहीं वो बाल गोपाल हैं, कहीं वो द्वारकाधीश हैं, कहीं वो कृष्ण कन्हैया माखन मिश्री वाले हैं। मगर जब उनका पेट खराब होता है जगन्नाथपुरी में भी, तो फिर क्या करते हैं? वो परवल का रस पीते हैं, वो अपनी बहन के घर में जाते हैं, और रथ यात्रा में वापस जब आते हैं तो उन्हें लंगड़ा आम बनारस में खिलाया जाता है, मकई पान खिलाया जाता है, और खिचड़ी खा खा के वो फिर तृप्त होकर बहन के घर से घर लौटते हैं। तो खिचड़ी जो पकती है जगन्नाथ मंदिर में, वो 1300 साल से ऐसे ही पक रही है, जिसमें न बघार लगता है न तड़का होता है, ताकि अगर गंध लगेगी तो झूठी हो जाएगी। तो हम खिचड़ी के विभिन्न रूपों को, वो जैसा आपने कहा ब्रांडिंग गड़बड़ हो गई है। अच्छा, तो बातें हैं दूसरी आपकी जो अभी लेटेस्ट वाली भी है फ्रॉम किंग्स टेबल। उसमें आपने अपनी ही ज़िंदगी का इन अ वे जायका प्रेजेंट किया है कि कैसे
1950-1965 के आसपास से जो खाना आपने खाना शुरू किया और जैसे खाना बदल रहा है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग इसमें आपने वाक्य भी लिखे हैं। तो जैसे मैं एक बार ये पढ़ रहा था, मानस उल्लासा पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक खीर की रेसिपी है, और जो मेरा मानना है कि मानस उल्लासा में रेसिपी जो खीर की है, मानस उल्लासा 12वीं सेंचुरी में आई थी, और 12वीं शताब्दी से लेके अभी तक खीर की रेसिपी मेरे ख्याल से बदली नहीं है। नहीं, देखिए ये फिर थोड़ा गड़बड़ है, खीर की भी हाँ। गलत हुई है जरा। अगर आप देखें तो मानसोल्लास से बहुत बरस पहले, इतिहास के पहले, पुराण के पहले, आप कैलेंडर देखें क्या है, खीर का सागर है, शेषनाग उस पर पसरे हुए हैं, शेषनाग पे विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी साथ में हैं। खीर सागर तो मानसोल्लास से कई हजार वर्ष पहले की बात है। आप इसको पायस कहते हैं, पायस दूध है, तो दूध का सागर हो, वो खीर का सागर हो, वो तो वैदिक पौराणिक काल से चला आ रहा है। इन्होंने कहा खीर बदली नहीं, मगर अगर आप देखें, मैं कहूँ आपसे कि एक खीर ऐसी होती है जिसमें न चावल पड़ता है, न दूध पड़ता है, न गुड़ पड़ता है। अगर आप दक्षिण में जाएं तो परिप्पु पायसम होता है केरल में, जिसमें लाल मूंग की दाल होती है, नारियल का दूध होता है और गुड़ होता है। फिर आप देखें कि लहसुन की खीर होती है, जो आप आजकल लखनऊ में काम कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानेगा कि लहसुन को फिटकरी में उबाल के, छील के, चावल के दानों की शक्ल देके आप पकाते हैं और धोखे में आ जाते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। चिलगोज़े की खीर होती है, व्रत उपवास किया है तो मखाने की खीर होती है। मुझे ऐसा नहीं अब बंगाली है तो छेना पायस वाली खीर होती है, और पताली गुड़, नलिन गुड़ के साथ खीर बनती है। गन्ने के रस की खीर होती है, अगर आपको बनाने की तमीज़ नहीं तो फट जाएगा, तो दूध उसमें पड़ता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि खीर की रेसिपी एक रही है, मगर हमारा दिमाग खुला नहीं। तो हम जब खीर की बात करते हैं, मैं आपको एक और खीर की बात बताऊं। मैंने पहली बार एक खीर खाई अपने एक मित्र के घर में, मुझे बड़ी अच्छी लगी, महिला मित्र थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा बताओ किस चीज़ की खीर है। मैंने थोड़ी देर तक कोशिश की, मैं पकड़ नहीं पाया, क्योंकि बड़े 30 मार्का बनते थे, फूड क्रिटिक थे, ये थे वो थे। ये शकरकंदी की खीर है। अब शकरकंदी की जो खीर है उसके मज़े क्या है, वो गरीब आदमी की खीर है। आपके घर में अच्छा चावल नहीं था, आपने थोक के भाव शकरकंदी को कद्दूकस किया, उसमें चावल का रोल भी अदा कर दिया, उसमें अपनी कुदरती मिठास थी, जो घर में चीनी की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो शकरकंदी की खीर गरीब आदमी की खीर थी, जो बड़ी अच्छी थी। मैं राष्ट्रपिता बापू के जीवन पे कुछ काम कर रहा था कि उनके खाने पीने के शौक भी बड़े निराले थे, वो क्या खाते थे क्या नहीं पीते थे। तो उन्होंने जब चंपारण में थे तो तब तक वो सब कुछ खाते थे, सब कुछ नहीं खाते थे, मेरा क्षमा कीजिएगा, मतलब उतना खटरागी नहीं थे जितना बाद में हो गए थे। तो महादेव देसाई की जो डायरी है उसमें वो कहते हैं कि मेरी पत्नी वहाँ थी, मैं तो उनके संग सेवाग्राम चला आया था। बापू ने एक बार आटे की खीर बनाई और आटे की खीर जल गई, और बापू ने अपने भक्तों को दी। तो जैसा भक्तों के संग होता है, उन्होंने खीर जल्दी से पी ली, किस्सा खत्म हो गया। बापू को लगा कि तुमको बड़ी अच्छी लगी, वो दोबारा कटोरा भर गए जली खीर का। तो वो आटे की खीर का जिक्र भी अब हमको नहीं मिलता, बाजरे की खीर भी हम लोग मुश्किल से ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि खीर का जो मज़ा है ना, वो रेसिपी बदलने के साथ साथ है। सूजी की खीर, बाजरे की खीर, आटे की खीर, शकरकंदी की खीर, तो वो मेरे ख्याल में मज़ा है उसका खीर का। नहीं, इनफैक्ट इसके बाद पंकज त्रिपाठी भी आ रहे हैं, उनकी पिक्चर मसान में उन्होंने बड़ा एक अच्छा डायलॉग बोला जो बिल्कुल ही जहन में चिपक गया है कि जिस इंसान ने खीर नहीं खाया उसने जीवन का पूर्णतः आनंद नहीं लिया है। तो किसी भी किस्म का खीर हो, खाएं तो पूर्णतः आनंद आएगा। नहीं, मुहावरा भी अगर आप देखें तो आप कहते हैं ये बड़ी टेढ़ी खीर है। जैसे दाल में काला होता है तो खीर टेढ़ी होती है। जब पुलाव बिरयानी का जिक्र होता है तो आप कहते हैं उस आदमी ने ख्याली पुलाव पकाए। कोई ये नहीं कहता कि बिरयानी पकाई, ख्याली बिरयानी पकाई। आप ख्याली पुलाव पकाते हैं, खीर टेढ़ी होती है, दाल में काला होता है, कबाब में हड्डी निकलती है, सीने पे मूंग दली जाती है, पापड़ बेले जाते हैं लाखों, लोहे के चने चबाए जाते हैं। तो जैसे बता रहा था कि अब दिल्ली बदलती रहती है, शहर बदलता रहता है हमेशा। अब आपकी किताब में जिक्र है दिल्ली से दिल्ली तक का, और इस चेंज में एक बात ये भी है कि अक्सर जब हम बोलते हैं दिल्ली में खाना है तो वो एक दिल्ली का खाना एज अ ब्रांडिंग तौर पे स्टैम्प हो गया कि मुगलिया या मुगलई खाना है। लेकिन दिल्ली खाना, जैसे आपने भी किताब में जिक्र किया कि दिल्ली खाना उतना ही बिहारियों का है, उतना ही झारखंडियों का है, उतना ही पहाड़ियों का है। जो भी दिल्ली आके बस गया वो खाना उनका उन्होंने बनाया, उनका हो गया। तो इस पर थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल में एक बार हम और करें कि दिल्ली के खाने का हम जिक्र करें। ये दो किताबें हैं, लज़्ज़तनामा और दिल्ली वाली किताब, एक तरह से जुड़वा बहनें हैं। जब मेहरा साहब ने मुझसे लज़्ज़तनामा लिखने का न्योता दिया तो इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो एक खिचड़ी हो, पुलाव हो, कबाब हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, उनके साथ जुड़े किस्से थे।
और जब दिल्ली वाली किताब पे मैं काम कर रहा था तो वही किस्से बार बार फिर दिमाग में आ रहे थे। और जैसा सदर भाई ने कहा कि दिल्ली का खाना मुगलों का खाना थोड़ी है, मुगलों के खाने के पहले तुर्को अफगान सुल्तान यहाँ रहते थे। तो बर्रा कबाब हो वो उनके साथ आया था। जब मुग़ल ख़त्म हो गए, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए, तो रोहिल्ला फौज वाले यहाँ आए जिनके लिए लश्करी खाना बना तो निहारी बनने लगी। मगर जब दिल्ली को शाहजहाँ ने बसाया तो वो सिर्फ मुसलमानों का शहर थोड़ी था, उसमें कश्मीरी थे, उसमें खत्री थे, उसमें विभाजन से पहले आए पंजाबी थे, उसमें बनिए थे राजस्थान के, मारवाड़ी थे। वो सब खाना दिल्ली में 500 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो मेरे ख्याल में वो सारी बातें जब आप दोनों किताबों का जिक्र करते हैं तो खाना भी बदलता है और सबसे बड़ी बात है कि हम भी बदलते हैं। जब मैं दिल्ली आया तो मेरी उम्र 18 साल की थी, 17 साल की। मैंने पहला खाना आज़ाद ढाबे में खाया शंकर रोड पे, तो 70 पैसे में 4 तंदूरी रोटियां, दाल मुफ्त की, आधा प्लेट सब्जी। और उससे भी सस्ता खाना मिलता था रिफ्यूजी मार्केट में, मॉडर्न स्कूल के पीछे बंगाली मार्केट के अहाते के जुटा हुआ, जहाँ 50 पैसे में पेट भर जाता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज आप 50 पैसे का 5 रुपया, 5 रुपये का 50 रुपया, उसमें भी आपको दाल मुफ्त में मिलेगी या 4 रोटियां मिलेंगी और सब्जी कौन सी मिलेगी। और अभी जब हम यहाँ आए थे तो मेरे संग मेरे युवा मित्र शिवम आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मामा खाना बेचते हैं हरिद्वार के पास, तो 50 रुपये की थाली देते हैं, कढ़ी चावल और 1 कड़छी राजमा। मैं सोचता रहा कि 1 कड़छी में आधा कड़छी भी राजमा डालेंगे तो 4-6 रुपये का तो राजमा ही चला गया उस 50 रुपये की थाली में, जो आज के भाव हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मेरा खाने का शौक़ बढ़ा, तो मैं फ्रीडम फाइटर बन गया। अब आप कहेंगे अंग्रेज़ तो छोड़ के चले गए थे, आप फ्रीडम फाइटर कैसे बने? ये हुआ कि मैं चूँकि खाने का जिक्र करता था तो लोगों ने मुझे मुफ्त में खिलाना शुरू किया। कभी वो 5 तारा होटल होते थे, वहाँ भी मुफ्त में खाता था। लोग घर में न्योता देते कि हमारे हाथ का खाना खा के देखो कैसा है, वो मुफ्त में खाता था। वो खाना पचाना मुश्किल होता है मुफ्त का, मगर धीरे धीरे आपको ये एहसास होता है कि जिसको हम अच्छा खाना समझते थे उसको लोग अच्छा खाना क्यों नहीं समझते हैं, या जिसको लोग अच्छा खाना समझते हैं उसको हम अच्छा खाना क्यों नहीं समझते हैं। मैं बहुत संक्षेप में एक बात कहूँगा रोटी की। आपको प्रेमचंद की कहानी ईदगाह शायद याद होगी। तो जिन लोगों को याद है ईदगाह कहानी, वो हमीद जाता है मेले में और वो अपने खिलौने नहीं खरीदता, कुछ नहीं खरीदता, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि तवे से रोटियां निकाल के लकड़ी के चूल्हे में झोंकते उनकी उंगलियां झुलस जाती हैं। अब हम में से कितने लोगों ने लकड़ी के चूल्हे में कोयला चिपकी राख वाली रोटी खा रखी है? हम तवे पे कपड़ा रख के रोटी को फुलाते हैं गैस के ऊपर, या चिमटा हटा के गैस की आंच पे फुलाते हैं। उसमें उस रोटी का मज़ा कहाँ से आ सकता है, जो नहीं आ सकता है। अब आपके पास कुछ नहीं था, बैंगन का आप चोखा बना रहे हैं या भरता बना रहे हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। मगर जब खाना आप खाते हैं तो आजकल 5 स्टार होटल में ये है कि वो चोखा खिला रहे हैं और कह रहे हैं ये मेडिटेरेनियन का बाबा गनूश है, ये फ्रांसीसी ये चीज़ है ये कि गुरबत का खाना है। बैगन था, उसको झोंका, भून के निकाला, कुछ घर में नहीं था, कच्चा तेल उसके ऊपर डाला, नॉन मिर्च डाली, वो आपका हो गया। और वैसे मार मार के भुर्ता आप किसी का बनाते हैं, मार मार के हलवा भी बनाते हैं। मगर मुझे लगा कि कुछ चीज़ों के बारे में हट ये होता है कि आपको लगता है वो खाना अब गायब हो गया। आपके घर में दाल कितनी पतली बनती थी, कितनी गाढ़ी बनती थी। अभी मैं 2 दिन पहले जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जयपुर में था, मेरे एक मारवाड़ी मित्र ने मुझे घर बुलाकर 2 चीज़ें खिलाई जिनका जिक्र मैं करूँगा, फिर अब माइक आपको सौंपता हूँ। एक तो उन्होंने मुझे खिलाई एक दाल, उस दाल में अरहर की दाल थी, चने की दाल थी, उड़द की दाल थी, मूंग की दाल थी धुली, मगर जो जायका था वो हींग का था। और वो हींग इतनी अद्भुत लग रही थी उस दाल में, तो मैंने पूछा ये दाल आपकी हींग कौन सी है, क्या ये अफ़गानी हींग है? तो ईमानदार महिला थी, उन्होंने कहा नहीं ये बाधानी हींग ही है, मगर न बाबा रामदेव की है, न ये एलजी की दक्षिण की है, ये मुरादाबाद के पास कहीं कोई आदमी है जो 200 साल से हींग को आटे में मिला के माथाड़ी बना रहे हैं। उन्होंने एक डब्बा भी मुझे दिया। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे खिलाई वो बड़ी अद्भुत थी, वो मकई का ढोकला था। अब वो जब खाने को आया तो मेदू वड़ा दिख रहा था, तो मैंने उसका मैडम ये क्या जालफरे बट्टा है, आपने कहा था वो ढोकला, आपने कहा आप खा के तो देखिए। तो उन्होंने मक्के के आटे को मेदू वड़े की शक्ल का बनाकर स्टीम में वैसे ही पकाया था जैसे ढोकले को पकाया जाता है, और उसके बीच में छेद करके उसमें लबालब घी भरा हुआ था, उसके ऊपर बूरा था, उसको आप हाथ से ऐसे तोड़िए, उसमें थोड़ी मेथी थी और मिर्च के टपोरे संग में थे। मैं इतना विस्तृत वर्णन आपको इसलिए कर रहा हूँ कि षड्रस भोजन था,
नमकीन था, मीठा था, खारा था, तीखा था, मीठी की कड़वाहट थी और खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और अपने आप में संतुलित आहार, मध्यमार्गी, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सम्यक आहार था। तो मुझे लगता है कि ये हमको सोचने की ज़रूरत है। तो अगर आपने पंत साहब के इंटरव्यूज़ कहीं देखे होंगे, ऑनलाइन देखेंगे ऑफ कोर्स, या फिर अगर ऑफलाइन मुलाकात करने का मौका मिला होगा, तो आपको एक बात पंत साहब बहुत क्लियर बता देंगे कि बिरयानी तो उनको पसंद नहीं है। पुलाव पसंद है, बिरयानी पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ हम बैठे हुए बगल में मटका पीर है और पंत साहब कहते हैं मटका पीर असल बिरयानी है। तो पहले तो पंत साहब की आपकी नापसंदगी बिरयानी को लेकर, और दिल्ली की मगर हैं तो कौन सी वाली बिरयानी? मटका पीर तो खैर हम जानते ही हैं, उसके अलावा क्या है? नहीं, मटका पीर में 2 बिरयानी है ना। हाँ। मटका पीर में अगर आप बाहर की तरफ खा रहे हैं तो वो उन्होंने किराए पे जिसको दुकान दे रखी है वो बिरयानी खिला रहा है। आप उसको पार कर कर भीतर चले जाए तो वहाँ जो सजाद नशीन है गदीम है, उनके वारिस चला रहे हैं। वो वहाँ बिरयानी मशहूर की थी बाबू खान ने, जिनके घर से बिरयानी के देख पका पका के दिल्ली का एलिट अपने घर में ले जाता था। उसके पहले डीज बिरयानी थी। मगर मेरी जो बिरयानी से मुझे एतराज़ है वो ये है कि पहले हिंदुस्तान में बिरयानी का जिक्र 150 पौने 200 साल के पहले मिलता ही नहीं है। एक बड़े अच्छे आदमी हैं, उनका नाम था मेरे ख्याल में शरर साहब, अब्दुल हलीम शरर, जो वाजिद अली शाह के दरबार में थे और उसके बाद मटिया बुर्ज में भी उनके साथ गए। उनकी पैदाइश बहादुर शाह के दिल्ली से निकलने के कुछ बरस बाद हुई थी, मगर जहन में असर बाकी था। वो जिक्र करते हैं कि लखनऊ के लोग जहाँ खाना सबसे अच्छा समझा जाता है और जहाँ ये बढ़ा रहे हैं उस खाने के असर को, लखनऊ के लोग बिरयानी खाना पसंद नहीं करते, वो उसे मलगूबा समझते हैं। वो यखनी पुलाव खाते हैं। और वही जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आप मुहावरे में कहते हैं हमने ख्याली पुलाव पकाए, मंसूबे बनाते रहे। कोई ये नहीं कहता कि हमने बिरयानी पकाई, ख्याली बिरयानी पकाई। क्यों? क्योंकि आज से 150 साल पहले 36 पुलाव में एक पुलाव बिरयानी था जिसका नाम था बिरिंज बिरिया पुलाव। बिरिंज यानी फ्राइड राइस का जो पुलाव बनता था वो ये था। अब फ्राइड राइस का मतलब क्या है? वो चाइनीज़ फ्राइड राइस ना लें आप, जो बासी चावल से बनता है। जब आप चावल के दाने को तलते हैं तो उसकी बाहरी सतह पे ग्लेज आ जाती है और वो टूटता नहीं है और उतने आसानी से उसमें वो यखनी जज्ब नहीं होती है। आजकल तो हर आदमी सेला से बनाता है और कोई झंझट नहीं है। मगर मेरा ये मानना है कि अगर आपने अच्छा बना यखनी पुलाव खाया है, वो शाकाहारी हो या सामिश खा पुलाव हो, उसकी कोई उसमें जहमत बहुत ज़्यादा है कि चावल का दाना टूटे नहीं। आपका जो स्टॉक है, शोरबा है, यखनी है, वो शाकाहारी शोरबा बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। आजकल लोग क्या करते हैं, उसमें भी मैगी के 2 क्यूब्स तोड़ देते हैं, मगर वो ज़ुबान पे वो बात आती नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलावों का जो हाल है ना, बिरयानी से मेरा इतराज़ है। और अब बिरयानी इतनी पॉपुलर क्यों हुई? अब इसलिए हुई साहब कि अगर आप किसी की शादी हो रही है, आपने शादी के खाने में बुलाया है, तो क्या आप उसे खिचड़ी खिलाएंगे? वलीमे का खाना है तो आपने कहा जब अब पुलाव बनाने वाले बचे नहीं, पेशेवर बिरयानी बनाने वाले बहुत हैं जो देग लगाते हैं, तो आपने कहा जी हमने बाबू खान से कहा था मटका पीर से बिरयानी आई है, ये निकालिए, ऐसे नहीं काट के निकालिए ताकि तहें निकलें, और फिर हम आपको बताएं कि दम में जब पकी है तो नीचे का कच्चा गोश्त और ऊपर का चावल इकट्ठा एक साथ पके हैं, आदि आदि। और उसमें आपने शादी के दिन खाना बनाया था, तो जैसे लड़की को घर से रुखसत करते वक्त गहने पहनाते हैं, आपने चावल को भी गहने पहना दिए। आपने बासमती से बिरयानी बनाई, उसमें केसर डाला, इलायची डाली, नाग केसर डाला, मलाइयत डाली, कुछ इतर डाला, कुछ रंगीन चावल किए, फिर आपने उसको पकाया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने बासमती की तो ऐसी तैसी कर दी ना कि बासमती की जो खुशबू थी वो तो ख़त्म हो गई। आपने उस पर केसर चढ़ा दिया, उस पर आपने केवड़ा छिड़क दिया, आपने इतर छिड़क दिया, आपने रंगीन चावल बना दिए, तो उसमें चावल कहाँ बचा? तो मेरा ये मानना है कि जब आप पुलाव खाते हैं तो उसके दाने दाने में यखनी का जायका भीतर गया होता है और आपको बहुत मज़ा आता है उसमें, मगर वो बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो उनकी खिदमत में जो बावर्ची थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम आपको वो खाना खिला रहे जो मुग़लों का, बादशाहों का खाना था। अंग्रेज़ों को उस बात का बड़ा शौक़ था कि हिंदुस्तानी हमारे ग़ुलाम हैं, हम इन पे वैसे ही राज कर रहे हैं जैसे मुग़ल राज करते थे। हम उन्हीं की इमारतों की नकल करके राष्ट्रपति भवन से लेके बाकी इमारतें जो मोदी साहब ने अब खारिज की हैं वो बनाते हैं और उसी खाने को अपना खाना मानते हैं। अब 1 मिनट के लिए आप अपने जहन पे थोड़ा जोर डालिए, किस मुग़ल को खाने का तमीज़ था? बाबर जब आए तो बेचारे दर बदर भटक रहे थे। एक किसी ने कहा 2000 बावर्चियों की फौज लेके आए थे, 2000 तो घुड़सवार उनके साथ नहीं थे। अब आप जो हुमायूं थे उनके साथ जाते, उनको शेरशाह ने खदेड़ दिया था यहाँ से।
उनके जो बेटे थे अकबर, वो 14 साल की उम्र में बैरम खान को रुखसत करके निकल लिए पानीपत के युद्ध के बाद आगरा की तरफ। उनके जो साहबजादे थे वो खाने से ज़्यादा पीने के शौकीन थे, वो पी के मर गए शराबें लाहौर में और कश्मीर में। उनकी बीवी को कुछ खाने पीने का शौक़ था, नूरजहाँ को, मलका को, मगर उनके बाद जो शाहजहाँ आए उनको उनके लड़के ने कैद दिन में रख दिया लाल किले में। उनके बाद की वो खुद बेचारे को खाने पीने का शौक़ था नहीं, बेचारा 90 साल की उम्र में मारा, तो सूफियाना तस्वुर का आदमी था। बाकी मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों के पेंशन याफ्ता कठपुतले थे, जिसको हम मुगलिया खाना कहते हैं। वो मुग़लों के जाने के बाद अंग्रेज़ों की चापलूसी में यहाँ के रईसों ने, नवाबों ने, राजकुमारों ने बनाया। तो बिरयानी से मेरा झगड़ा ये है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही एक्चुअली कि ऑन द फूड इटसेल्फ कुछ अगर आप, और मुझे हमेशा ही लगता है, हम हमेशा बोलते हैं कहते ये खाना जो है अकबर ने बनवाया, ये खाना शाहजहाँ ने बनवाया, और उसके बाद या फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ स्ट्यू लेके आए वगैरह वगैरह। मेरा जो है इस पर थोड़ा सा कलेश इसके ऊपर ये है कि खाना बना तो हिंदुस्तानी रहे हैं, तो ये उसके ऊपर स्टैंप लगाना कि ये मुसलमान खाना है, ये हिंदू खाना है और ये क्रिश्चियन खाना है। मुझे सर महमूद की वो लाइन याद आती है ना कि बकरा मुसलमानों का, आलू हिंदुओं का है। मतलब ये तो गड़बड़ हो गई ना। देखिए, जो आप किसी ढाबे में जाके खाना खाते हैं तो ढाबे का बड़ा हल्ला है। अब मेरे दिमाग में एक बात पेच बड़े दिनों से करवट बदलता रहता है, पेच का करवट बदलता है कि आप किसी ढाबे में तो दूर पे देखिए, वहाँ आपको गढ़वाली आदमी मिलेगा, कुमाऊनी आदमी मिलेगा, नेपाली आदमी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही गरीब बर्तन बनने दिल्ली में आया था, उसका एक स्टेप प्रमोशन हो गया तो वो मशालची बन गया और भूनने लगा। जो सरदार जी या पंजाबी नॉन सरदार जी ढाबे में आए थे वो अब रेस्टोरेंट के मालिक हो गए, तो उन्होंने देगची चलाना बंद कर दिया और हमारा ये हम वतन गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली वो गंदा काम करने लगा, मेहनत कश का। अब वो बीड़ी पीता था, इधर उधर खुजाने की उसकी आदत थी, गंदगी की। खाने में बड़ा जायका आता था चाट की तरह, मगर प्याज जल जाता था। तो उसने क्या किया कि प्याज को जलने से बचाने के लिए उसमें बेशुमार तेल डालडा डाला ताकि प्याज न जले। वो बीड़ी की फूंक भी लगा ले, खुजा भी ले, उधर उधर हो भी आए। वो अशुभ तो नहीं था, मगर पेड़ के नीचे लघुशंका निवृत्त कराए, तब तक प्याज भी नहीं जला, खाना बन जाए। अब हमने 10 तरह की कहानियाँ बना दी कि दिल्ली की जमुना के पानी में कीड़े थे, इसलिए चाट में मिर्च डाली गई, मिर्च का असर मारने को तेल चर्बी बढ़ाई गई। वही हाथ ढाबे के खाने का है, जिसको हम पंजाबी ढाबे का खाना कहते हैं। वो हकीकत में आज गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली कारीगरों के हाथ का वो कारगुजारी या कॉन्स्पिरेसी है जिसमें उन्होंने पंजाबी खाने को तबाह किया। तो ये, और इस पे आते हैं कि आप जस्ट आपके दूसरे किताब का साल जो है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से खाना बदला है आपके ही लाइफ टाइम में दिल्ली में, कि तो कोई एक ऐसी डिश जिसको आप पकड़ के उसको बखिया उधेड़ना बेसिकली कि ये डिश यहाँ पहले बखाई थी और अब ऐसे मिलती है। नहीं, मैं बखिया नहीं उधेड़ूंगा, मगर मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक चीज़ शाकाहारी और एक चीज़ हम निरामिष ले लेते हैं। मैंने जब मैं दिल्ली में 1964-65 में आया था तो करीम नाम की जगह में, जो आज एक चूहेदानी है टूरिस्टों को जकड़ के रखने के लिए, वहाँ बड़ा अच्छा बर्रा कबाब मिलता था, बड़े अच्छे निहारी खमीरी रोटी के साथ मिलती थी और पसंदे मिलते थे। बगल में जिस खाने का जिक्र आपने कई बार किया, न्यू जवाहर में स्टू मिलता था, चिकन का भी मटन का भी, बड़ा खाने का जिक्र था। 10, 15, 20 साल में मैं बार बार वहाँ जाता रहा हूँ, जब तक मैंने झक मार के छोड़ा नहीं कि वो खाना ख़राब हो गया था। वो खाना दिल्ली वाले की ज़ुबान के लिए नहीं था, वो टूरिस्ट के लिए था। जो लिमका पीता था, मसाला हल्का होने लग गया था। अगर हाजी साहब रहीम वाले आप पे मेहरबान थे तो आपके बर्रे के संग छोटी हरी इलायची का बुरकने वाला पाउडर मिलता था, वरना आप खाइए और जाइए। वो कभी चूही होता था, कभी उसकी गलावट ठीक नहीं हुई होती थी। तो ये प्रॉब्लम है। मगर मज़ा ये है कि जो अगर आप दूसरी चीज़ की बात करें जिसने मुझे बड़ा निराश किया है, वो काली दाल है, जो मादी दाल है। अब मादी दाल को लेके बड़े झगड़े आज हैं कि मोती महल वालों का कहना है कि उनके वालिदों ने इसको ईजाद किया, दिल्ली नंबर 6 वालों का कहना है उन्होंने ईजाद किया। मगर मादी दाल तो पंजाब में बनती थी ना, वहाँ छोटी सी दाल बनती थी, तो उसको ईजाद करने वाला कोई कहाँ से आ गया। अब ये है कि अब जब दाल बुखारा बनी, जो मोती महल की दाल से कम 50 गुना ज़्यादा कीमत पर बिक रही थी, तो उनके संग मजबूरी ये थी कि हम अपनी दाल को दूसरी दाल से फ़र्क साबित करें। तो उन्होंने कहा उनकी दाल तो बड़ी अच्छी उन्होंने ईजाद की थी, हमने अपनी दाल ईजाद की है। आपकी दाल में खासियत क्या है कि हमारी दाल में बिस्लरी का पानी पड़ता है,
हमारी दाल में जो माश पक्की दाल पड़ती है वो बम्बोला दाल पड़ती है, वो रात भर तंदूर पे पकती है। अरे हुजूर अनवर तो रात भर तंदूर आप ही घर में थोड़ी जलता था, पंजाब के हर गांव में सांचा चूल्हा जलता था, उसी भट्टी में बैंगन भी का भरता भी बनता था, दाल भी गलती थी। हम अपनी दाल में कुछ चंद राजमा भी डाल देते हैं। अब दाल मखनी जो है उसमें ऊपर से मक्खन डाला जाता है, अरे साहब हिमाकत की हद है। उसका मतलब है कि दाल की जो मलाइयत है वो मक्खन जैसी है, साटिन स्मूथ है, मखमली है, उसमें मक्खन डालने की ज़रूरत क्या है। और छोटे ढाबे वाला अगर इम्प्रेस करेगा तो उसमें कुछ कतर के पनीर भी डाल देगा ऊपर, और मलाई बारिस्ता के कप में कॉफ़ी की डिज़ाइन वाली आ जाएगी। तो मेरा जो इतराज़ है वो दिल्ली की दाल का ख़राब होना है, दिल्ली की पानी पूरी का ख़राब होना है, दिल्ली की टिक्की का ख़राब होना है। अब आप लखनऊ के रहने वाले हैं, अब तो आजकल तो बाशिंदे लखनऊ के ही हैं। लखनऊ में आलू की टिक्की सिकती है, जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में टिक्की तली जाती है, दिल्ली में पराठा भी तला जाता है, और वो पहले से बना रहता है, उसको तला जाता है, फिर कुरकुरा करके दबा के आपको सौंप देता है। उसके बाद ऐसी तैसी उस टिक्की की ये होती है, उसमें हरी चटनी, लाल चटनी, दही सब, और ऊपर से तो टिक्की में आलू का मज़ा तो रहता ही नहीं। वो टमाटर की चाट में भी आपको दिल्ली में नहीं मिलता, पालक पत्ता दिल्ली में आपको पकौड़े नुमा मिलता है। अब आप कहते रहिए कि मेरी दुकान पे सलमान खान भी खा गए, सैफ अली खान भी खा गए, और शीला जी थी वो भी खा गई, और मेरे यहाँ से अटल बिहारी जी के यहाँ भी चाट जाती थी। सच ये है कि अटल बिहारी जी को चाट का ज़्यादा शौक़ नहीं था, वो मिठाई के शौकीन थे और मुर्ग उर्ग खा लेते थे बड़े आराम से। तो उनका मुर्ग मदीना वाला भोपाल से आता था, बड़े भैया के यहाँ से, मगर वो खाने के शौकीन थे। मगर ये है कि आपने कहा कि मेरी फ़ोटो खिंचवा दीजिए, तो आपने खड़े होकर उसकी दुकान पर फ़ोटो खिंचवा दी। तो मुझे लगता है दिल्ली की चाट का भी चक्कर है ना, वो गड़बड़ है। मेरे दो आखिरी सवाल है, फिर हम पैनल पे खोलेंगे। पहला ये है कि दिल्ली की खाने को लेकर कई बार हम सबको बहुत सारे अलग अलग मिथ हैं हमारे जहन में। तो ऐसा एक या दो ऐसा मिथ जो दिल्ली खाने को जो अमूमन हमारे पास है, जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं कि ये तो गलत है। नहीं, शुरू से सब कुछ गलत है। जब आप कहते हैं कि दिल्ली का खाना मुग़ल खाना है तो वही गलत है, कि दिल्ली का जो खाना है उसमें मुग़लों की भूमिका दाल में नमक बराबर भी नहीं है, क्योंकि नमक की तो अपनी अहमियत होती है। दिल्ली के खाने में सबसे ज़्यादा अहमियत पंजाब के खाने की है, और वो विभाजन के बाद के शरणार्थी पंजाब के खाने की नहीं है। और मैं आपको ध्यान दिलाऊँ, मैं पता नहीं आप में से कितने लोग पंजाबी मूल के यहाँ बैठे हैं। पंजाबी मूल कुछ नहीं होता। आप लाहौर के हैं, आप मुल्तान के हैं, आप क्वेटा के हैं, आप झंग के हैं, आप बांगड़ के हैं, आप दुआबे के कहा के हैं, आप एबटाबाद के हैं, आप सिंध के हैं, आप महाशिया हैं, आप जट सिख हैं। आपका खाना क्या है ये उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि आप याद करें कि अभी हाल तक, अंग्रेज़ों के आने तक, पंजाब की सरहद दिल्ली को छूती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री दिल्ली के कॉलेजों को मिलती थी। हाई कोर्ट पंजाब का था जो दिल्ली को एडजुडिकेट करता था। तो हरियाणा का राज्य अलग बनने के पहले तक पंजाब और दिल्ली एक दूसरे से सटे हुए थे, तो खाने पे बड़ा असर था। और पंजाब का जो खाना था वो शाहजहाँ के ज़माने से पहले से यहाँ था। उनकी भाषा अलग थी, बोली अलग थी, जायका अलग था। कोई सरकई बोलते थे, कोई झंगी बोलते थे, खाने की सबकी परंपराएं अपनी अलग थी। तो मुझे लगता है कि ये पक्ष दिल्ली के खाने में जो बात हमको मिथक से मुक्ति पानी है कि दिल्ली का खाना ए मुसलमानों का खाना है, बी मुगलों का खाना है। मेरा कहना है कि हिंदुस्तानी खाने का बेड़ा गर्क किया है तीन चीज़ों ने। एक को मैं अंग्रेज़ी में कहता हूँ टेरेनी ऑफ तंदूर, तंदूर की त्रासदी, कि तंदूर से मुर्ग निकला, तंदूर से टिक्के निकले, तंदूर से रोटी निकली, तंदूर से नान निकला, तंदूर के अलावा हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचा। दूसरा था मिथ ऑफ मुगलिया, कि मुगलों का मिथ कि मुगल खाना जो है वो बड़ा मज़े का शाही खाना था, ऐसा था वैसा था। उन ससुरों के नसीब में अच्छा खाना लिखा ही नहीं था। बहादुर शाह जफ़र के 3000 नाजायज़ औलादें उनके पुरखों की लाल किले में थी, और उनको अंग्रेज़ों की पेंशन पा रहे थे। अब बेचारे आजकल तो मुगलों को पीटने के दिन है, तो हम तो पड़े पे 2 लात मार रहे हैं। हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। और जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहती गंगा में इससे ज़्यादा न करिए, वरना भीड़ भाड़ में आपका कुछ हो सकता है। साइड में अब उसके बाद क्या हुआ कि तीसरी चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कर्स ऑफ करी, यानी करी का अभिशाप। अंग्रेज़ों के लिए हर चीज़ करी थी, मटन करी, फिश करी, चिकन करी, एग करी, वेजिटेबल करी, अब स्टू भी करी मान लीजिए आप। हम ये भूल गए कि कोरमा क्या होता है, सालन क्या होता है, कलिया क्या होता है, जिसको कशो मांगशो कहते हैं बंगाली, वो क्या होता है, माचेर झोल क्या होता है, माचेर झाल क्या होता है। हम ये सब भूल गए। हम भूल गए कि हमारे खाने में कितनी वैरायटी थी। अंग्रेज़ों को करी आती थी, उन्होंने करी पाउडर बनाया, जैसे मतलब का चटनी। अब चटनी का जी लाल चटनी, हरी चटनी,
अरे मेरे यार, ये तो बता दे कि हरी चटनी कौन सी वाली हरी चटनी, धनिया पुदीना हरी मिर्च वाली या अमिया वाली, कच्ची अमिया वाली? लाल चटनी कौन सी, भुने टमाटर की या प्याज वाली, लहसुन वाली, लाल मिर्च वाली, या टमाटो सॉस की तरफ जाती है खट्टी मीठी, जो आजकल आपको समोसे के संग वो घोट घाट के कुछ भी खिला देगा, क्या टमाटो सॉस ही देता है? या मोह के संग जो मिर्ची वाली चटनी होती है। सौंठ की अगर आप बात करें तो आप इमली की सौंठ की बात कर रहे हैं या आप अदरक की सौंठ की बात कर रहे हैं? आपकी सौंठ में छुहारा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, या किशमिश पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, उसमें खड़े मसाले पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? तो मुझे लगता है कि हमारे खाने का ये इन 3 चीज़ों ने बेड़ा गर्क किया है, तंदूर के नाम ने, मुगलों के नाम ने और अंग्रेज़ों के करीब। और आखिरी सवाल ये है कि अगर जिस किताब, क्योंकि किताबों की बात हो रही है, तो अगर लोगों को खाने के बारे में जानना है तो आपकी और हमारी किताब के अलावा 3-4 किताब जाननी ऐसी है। बात करते हैं आपकी और हमारे अलावा, और है कौन मासाब आप भी क्या? मैं अपनी किताब का ढोल पीटता रहूँगा ना। नहीं, पुरानी नहीं, मैं वाकई नहीं कहूँगा कि अगर आपने, मैं इनके मुंह पे बैठने कहने की बात नहीं है, सदफ की किताब मसाला मंडी, उसका एकमात्र दोष है कि वो थोड़ी महंगी किताब है। मगर अगर आप एक किताब खरीद रहे हैं तो अच्छी दुकान पे जाके, जहाँ आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा हो, वो कई दुकानें ऐसी हैं, मिडलैंड है, हौस खास में, इनकी वो किताब, ये यहाँ बैठे हैं नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छी लगी। और इसलिए अच्छी लगी कि उसमें हर तरह के मसाले का जिक्र है और कहानियाँ हैं और मसाले के साथ रेसिपीज़ हैं। और वो किताब 900 रुपये की है कि 900-950 रुपये की, 1000 रुपये की, 1000 रुपये की है, मगर 20% डिस्काउंट पे आपको वो किताब मिल सकती है। मेरे ख्याल में अगर एक किताब आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर मेरी किताब, मैं अपनी किताब का जिक्र करूं तो मेरे ख्याल में 3 किताबें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इंडिया को लाने भेजिए, उसको दूर भेजिए, वो फिरंगियों के लिए लिखी गई थी, वो हिंदुस्तानी पाठक के लिए नहीं थी। लज़्ज़तनामा और दिल्ली वाली किताब। तीसरी किताब आजकल मिल नहीं रही है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम है फूड पाथ, जो जीटी रोड के किनारे ढाबों पे लिखी किताब है, मगर चूंकि वो आउट ऑफ प्रिंट है तो उसका जिक्र करना बेकार है। लज़्ज़तनामा 250 रुपये तक हाथ में आती है, दूसरी किताब 450-500 रुपये में हाथ में आती है। तो इन दोनों में वही है ना कि माँ के लिए सब बच्चे समान हैं, मगर माँ के लिए सब बच्चे समान नहीं होते, मतलब तो ये कहना गलत है। तो जिसको जो रुचि है वो आप ले लीजिए, मगर इनकी किताब को छोड़िए नहीं। इनकी किताब छपी अच्छी है, पेनविन वालों ने उस पर बड़ी मोहब्बत से उन्होंने क्या आपने की होगी डिज़ाइनिंग योगी बच्चों। हाँ, अभी अगर सवाल है आपके तो पूछ सकते हैं, माइक कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि सबसे लंबा ऑथेंटिक दिल्ली का खाना अगर कुछ है तो क्या है? अगर अभी मुझे यू हैव डिस्पेल्ड सो मेनी मिथ्स, तो मुझे भी यही लगा कि खाना ओल्ड दिल्ली का मुगलाई है। नहीं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ऑथेंटिक फूड डिश? आई विल टेल यू, आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहली बात तो यह है कि ऑथेंटिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके लिए जो ऑथेंटिक है वो आपकी ज़ुबान पे चढ़ा ऑथेंटिक है। मेरी ज़ुबान पे मेरा ऑथेंटिक खाना है, जो मैंने कहाँ चखा था, कैसे चखा था, क्यों मुझे आज़ाद रेस्टोरेंट बार बार याद आता है, क्योंकि वो खाना मेरा पहला ढाबे का खाना दिल्ली में था, नैनीताल से आने के बाद। सबसे लंबे खाने का जिक्र आप दिल्ली में अगर करेंगी तो फिर 2 चीज़ें उठेंगी। आप सामिश खाने की बात कर रही हैं या निरामिश खाने की बात कर रही हैं? तो हम ये मानकर चलते हैं कि मान लीजिए बहस के लिए कि आलू पुर्तगालियों के साथ आया, तो आलू से बनी कोई चीज़ तो दिल्ली के खाने में उसके पहले नहीं हो सकती। न बीड़ी भी हो सकती है, न पूरी उसके साथ की हो सकती है। मगर पूरी और खिचड़ी और चने की दाल, अगर आप मुझसे पूछें तो पिंडी चना जो है उसकी सबसे लंबी लॉन्जिविटी है कि वेदों में चणक मिलता है। जो चणक चना है वो काबुली चना है, और वो अविभाजित भारत में जो बड़ा काबुली चना आता था, खड़ा खड़ा खाया जाता था। उसकी दाल भी आप बना सकते थे, काबुली पुलाव भी बना सकते थे, और चाट में भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो चना मेरे ख्याल में है। दूसरी चीज़ जो अनवरत है वो हरा साग है, जिसको आप शाक कहते हैं, जो वैदिक ज़माने में भी चलता था। कश्मीरी हाक भी वो है, उड़ीसा का सागो भी वो है, 10 तरह के साग छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। ये तो ये परंपरा है। मगर मेरे ख्याल में अगर आप निरामिष भोजन की बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल में हमारा अपना जो कोरमा था, जिसकी रेसिपी हम टर्को अफगान उस समय से पहले नहीं ले जा सकते हैं, मगर मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने तक की रेसिपी नहीं, वो तो मोहम्मद शाह तुगलक तो उससे भी थोड़ा पहले आ जाएगा। जो इस जिक्र कर रहे थे कि मानसोल्लास का, क्षमित के भोजन कुतूहलम का, तो वो सारे खाने हमारे हैं।
अगर आप रंजीत राय की किताब देखें तंदूर, तो उसमें वो कबाबों का जिक्र करते हैं, जो शामी कबाब की तरह की चीज़ भदरी तक थी और सीख कबाब की तरह की चीज़ शूले थी। तो वो आपको, और दिल्ली का खाना वही तो था ना। पृथ्वीराज चौहान अजमेर से आए थे और दिल्ली में राज करते थे जब तक शहादत का सर उनके सर पर नहीं मढ़ा गया। तो ये खाना आपको दिल्ली का खाना मिलेगा। भारतीय व्यंजन जो हैं उनको, और भारतीय व्यंजनों को जायकेदार बनाते हैं हमारे मसाले, लेकिन ये मसाले का ओरिजिन कहाँ के हैं बेसिकली? क्या ये भारतीय ही मसाले हैं? सारी जानकारी के लिए मसाला मंडी खरीदें। नहीं, वो ये उत्तर आसान नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। जब आप मसाला कह रही तो आपने ये तो स्पष्ट किया ही नहीं आप किस मसाले की बात कर रही। लौंग की, इलायची की, काली दालचीनी की, काली दालचीनी, लौंग, इलायची, गरम मसाला, इसकी हर एक की कहानी अलग अलग है। सर, आपने ये बात की कि खाना कैसे बदल के अब थोड़ा खराब हो गया है। आई वॉन्ट टू नो, डू यू थिंक देर इज एनी फूड आइटम विच हैज़ डेवलप्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड विच यू थिंक इज गुड? बहुत सारे खाने हैं जो विभाजन के बाद हिंदुस्तान में आए और बेहतर हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गोश्त नहीं खाते और आपने कद्दू का रोगन खाया है, आपने दम की लौकी खाई है, ये चीज़ें पहले कश्मीर के पंडित वाजवान में सीमित थी। उसके बाद ये चीज़ें आई हैं और अंग्रेज़ों के साथ जो चीज़ें आई, जिसका जिक्र स्टू का इन्होंने किया, उस स्टू को आप छोड़ दें। रेलगाड़ियों में एक चीज़ डाइनिंग कार में बिका करती थी, रेलवे मटन करी। वो रेलवे मटन करी बम्बई में अलग जायके की है, मद्रास में अलग जायके की है, कलकत्ता में अलग जायके की है। कुछ वर्ष पहले जब मैं हांगकांग गया, वहाँ अलग जायके की थी। तो हमारे यहाँ जो प्रादेशिक जायके की विविधता है, अब आज आप दिल्ली में बैठ के पनीर का डोसा खा सकते हैं, आप तंदूरी मोमो खा सकते हैं, ये पहले सुलभ नहीं थे। चाउमीन हमारे ज़माने में जब रामदास का जिक्र करें, मजनू के टीले में छान के संग मिलता था, अब वो उसका समोसा भी मिलता है, उसका पिज्ज़ा भी मिलता है, उसका पराठा भी मिलता है। ये मैं ये नहीं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ कि बुरा हुआ है, ये अच्छा भी हुआ है। नमस्कार पंच जी, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके हिसाब से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में इंडिया की नेशनल डिश कौन सी होनी चाहिए? अगर मेरी सवाल, मैं तो जवाब दे चुका हूँ ना 4 बार में। नेशनल डिश तो खिचड़ी होकर रहेगी। आप कितनी साथ फुटावल कर लें कि गुजराती खिचड़ी, बंगाली खिचड़ी, चीची की खिचड़ी, लजीजा खिचड़ी, सामिश खिचड़ी, माघ मेले की खिचड़ी, मगर रहेगी खिचड़ी। मेरे लिए खिचड़ी से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके इतने रूप हैं और इतने अवतार हैं खिचड़ी के, तो खिचड़ी रहेगी। अब अगर आप कहें कि सामिश, तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप गोश्त बना के खिचड़ी डालिए, लजीजा बनाइए। On that note, thank you everyone. Thank you Pansab. Thank you so much. Thank you, and Lazzatnama and from King's Table.